बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान के गिरहा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें, आमीन। दिस इज़ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री FVSC बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2024। और स्टूडेंट्स, आज हम 2017 के सेकंड पेपर का सेक्शन सी डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्शन बी को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था और इस वीडियो में हम सेक्शन सी के 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और जैसे कि पिछले सेक्शन में भी मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे, सिर्फ हार्डली 2 या 3 क्वेश्चंस थे जो कि नए थे। तो अभी हम इसमें भी देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ लेड सल्फेट व्हेन KSP इज गिवन। तो स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी कितने ज़्यादा पेपर्स में रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड द वैल्यू ऑफ KC ऑन द गिवन रिएक्शन। मीन्स कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मीन्स के रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या रिवर्स जाएगा, या और उसके अलावा वैल्यू ऑफ KC पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये अकॉर्डिंग टू ली चाइल्ड प्रिंसिपल है, लेकिन देखें अब नई इक्वेशन दी हुई है, नया फैक्टर पूछ रहे हैं, तो इट मीन्स इसको हम स्लाइड चेंज के साथ इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये एक नई इक्वेशन है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि हीट जो है वो प्लस के साथ है। ठीक है, तो ये हमें पता चल रहा है कि ये दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये ऑलरेडी देखें कितने ज़्यादा पेपर्स में जो है ये लीची एटलियर्स का क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, तो इसको हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे पहला क्वेश्चन, टेम्परेचर इज़ इंक्रीज्ड। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट्स प्लस हीट गोज टू फॉर्म प्रोडक्ट। मीन्स कि ये जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं इनमें हीट जो है वो रिएक्टेंट का पार्ट होती है। ठीक है, हीट किसका पार्ट होती है, रिएक्टेंट का पार्ट होती है। ठीक है, तो ये आपने ज़रूर लिखना है। अब हमारे पास क्या है कि द गिवन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, सो द हीट विल एक्ट एज अ रिएक्टेंट। सो अकॉर्डिंग टू चैटलियर्स प्रिंसिपल व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज, जब आप टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं इसका मतलब है कि आप हीट इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज दिस रिएक्शन विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि वो रिएक्टेंट्स के साथ मिलके फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब द एडेड हीट, ताकि जो आपने हीट ऐड की है, टेम्परेचर बढ़ाया है, तो वो उस हीट को एब्जॉर्ब कर सकें, यूज़ कर सकें। ठीक है, अनटिल अ न्यू इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो ये आपने इफेक्ट बता दिया टेम्परेचर इंक्रीज करने का कि रिएक्शन फॉरवर्ड साइड पे जाएगा। तो जब भी आप इस तरह का कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो आप उसको मार्कर वगैरह से, दूसरे कलर के मार्कर वगैरह से बोल्ड करके आप इस तरह से हाईलाइट भी कर दें ताकि एग्जामिनर को पता चले कि इस स्टूडेंट ने क्या लिखा है, मतलब वो टेम्परेचर का इफेक्ट किस तरीके से बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, आपने इक्वेशन लिखनी है अगेन, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन KC ऑफ द रिएक्शन आपने देखना है। ठीक है, तो अब बेसिकली आप बताएंगे कि KC यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप किस तरह से लिखते हैं। देखिए, आप जब इस इक्वेशन के लिए लिखेंगे, इस इक्वेशन के लिए, तो आप कैसे करेंगे, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स। ठीक है, इस तरह से आप KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखेंगे एज KC इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड फॉर द गिवन रिएक्शन इट कैन बी रिटन एज। ठीक है, आपने इसको इस तरह से लिख दिया, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट के 2 मोल्स थे इसलिए आपने इसको स्क्वायर के साथ लिखा है। ठीक है, अब जैसा कि हम टेम्परेचर का इफेक्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इफ द टेम्परेचर विल इंक्रीज द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनती हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, इट मीन्स कि अब देखें KC में आपको पता चल रहा है कि अगर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या होगा। इट मीन्स कि आपके पास वैल्यू ऑफ KC भी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। सो वैल्यू ऑफ KC विल इंक्रीज एज KC हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट Bronsted-Lowry concept of acid and base and prove that acetic acid acts as the Bronsted acid as well as base। तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट जो है वो ऑलरेडी आप जो है वो ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, लेकिन वहाँ पर हमने एसिटिक एसिड की एग्जांपल नहीं की थी, तो यहाँ पर हम एसिटिक एसिड की एग्जांपल भी लेते हैं। लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर होता है और लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। ठीक है, और एसिटिक एसिड जब हम उसको रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ, इट बिहेव्स एन एसिड इन द वाटर बट बिहेव्स एज बेस इन द HCl। ठीक है, अब इसके लिए आपने 2 इक्वेशंस लिखनी है।
ठीक है। जब ये वाटर के साथ ऐड कर रहा है तो ये एसिड ऐड कर रहा है, ये अपना क्या कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। ये देखें प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, लेकिन जब ये एसिड जो है HCl के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, क्योंकि एसिड अब स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया ना, तो ये प्रोटॉन डोनेट करेगा और इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो CH3COOH2 आ जाएगा और उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस आपने दोनों के साथ लिखनी थी कि ये एसिडिक एसिड जो है वो बोथ एसिड और बेस बिहेव कर सकता है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेस बिहेव कर सकता है, क्योंकि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एसिड ऐड करेगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियसली बात है ये वीक एसिड है तो ये बेस एक्ट करने लग जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल। सिंपल सी डेफिनेशन है, वैसे प्रीवियस पेपर में आपने जो पेपर्स किए हैं उसमें आपने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस और उनकी डेफिनेशंस और उनकी एग्जांपल्स याद कर ली हैं, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर की क्या डेफिनेशन है, व्हेन अ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मींस के जैसे कि फोटोसिंथेसिस है सिंपलेस्ट एग्जांपल, उसमें अगर आप लाइट जो है सनलाइट वो आप निकाल दें, ठीक है, आप जो है वो पौधे को पानी भी दें, हवा भी दें, ठीक है, बहुत अच्छी खाद भी दें, कुछ भी नहीं होगा, पौधा ग्रो ही नहीं करेगा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि ये जो है प्रोसेस इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है। ये बेसिकली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। तो इसकी एग्जांपल्स हैं आपके पास 3, ये आप याद कर सकते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन हीटेड टंगस्टन, ठीक है, डिकम्पोजिशन प्रोसेसेस अक्सर जो है वो हीट पे डिपेंड करते हैं, वो सब के सब जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अब जो सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शंस हो रहे हैं वो सब भी जो है हमारे पास जीरो ऑर्डर हैं, क्योंकि अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन को कंबाइन करते हैं लेकिन सनलाइट फॉल नहीं करवाएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। एंड लास्ट में जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस होते हैं वो भी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, एंजाइम की एब्सेंस में कोई भी रिएक्शन नहीं परफॉर्म होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस कैटालिसिस गिविंग वन एग्जांपल ऑफ ईच, या ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन द 3 स्टेटमेंट्स ऑफ राउट्स लॉ, ये भी बहुत से पेपर्स में रिपीट हो चुका है, मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही मेंशन किया है जो एज इट इज यही क्वेश्चन आया है, ठीक है, 2014 में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, राइट डाउन द 3 डिफरेंसेस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन है, क्योंकि स्टूडेंट्स सिंपल डेफिनेशन लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है, डेफिनेशन उनकी दोनों की डेफिनेशन जो है वो एक डिफरेंस बन जाता है, लेकिन उसके अलावा सेकेंड डिफरेंस भी बताना है, फिर थर्ड डिफरेंस भी बताना है, ठीक है। 3 डिफरेंसेस पे 3 मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला डिफरेंस तो आपने डेफिनेशन ही लिख दी, द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इज गिवन बाय द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ द सोल्यूशन। ये आप इसको सिंपल इस तरह से कर सकते हैं कि मोलैरिटी में क्या होता है, मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है, या पर डीएम क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। और यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पे पर लीटर लिखा है तो यहाँ पे सॉल्वेंट का होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है, यानी मोलैलिटी में हम कंसंट्रेशन बताते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन बाय द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। इसके यूनिट्स, दोनों के यूनिट्स बता दें, ये मोल्स पर लीटर होते हैं, ये मोल्स पर kg होता है, ठीक है। नेक्स्ट में आपके पास है मेजरमेंट बाय मीन्स ऑफ द, इसको हम कैसे मेजर करते हैं, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन से मेजर करते हैं और इसको मास ऑफ द सॉल्वेंट से मेजर करते हैं, ठीक है। और जैसे कि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम भी चेंज होता है, तो इस वजह से इट मोलैरिटी की जो टर्म है, क्योंकि उसमें हम वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन ले रहे हैं ना, तो दैट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनका डिफरेंस है कि मोलैरिटी जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, लेकिन जो मोलैलिटी है मैस जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, मैस ऑफ द सॉल्वेंट। सो अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसकी मोलैलिटी चेंज नहीं होगी, डज नॉट डिपेंड ऑन दी टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, लास्ट में इसका सिंबल क्या है कि हम इसको कैपिटल एम से शो करते हैं मोलैरिटी को, और मोलैलिटी को स्मॉल एम से शो करते हैं, ठीक है। तो ये इसके डिफरेंसेस हैं, तो आप इन सबको जो है वो मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, बैलेंस द इक्वेशन
बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी ऑलरेडी पास्ट पेपर्स में आ चुका है, लेकिन ये एक डिफरेंट इक्वेशन है, ठीक है। स्लाइड चेंज के साथ मींस कि आपको कोई भी इक्वेशन दी जा सकती है। तो ज़्यादातर वही इक्वेशंस ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में दी जाती हैं जिनमें रिएक्टेंट्स को डबल करना होता है। तो ये मैं अलग से भी आपको बता दूंगी कि कौन सी 3 to 4 आई थिंक सो इक्वेशंस हैं जिसमें रिएक्टेंट डबल हो रहा है, शायद 3 इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो मोस्टली वही इक्वेशंस आती हैं क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स के चांस ज़्यादा होते हैं कि वो मिस्टेक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने ये इक्वेशन बैलेंस करनी है। मैग्नीज ऑक्साइड प्लस HCl गोज टू फॉर्म एंड मैग्नीज क्लोराइड वाटर एंड क्लोरीन, ठीक है। सबसे पहला इसका क्या स्टेप होता है, साइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल द एटम्स इन द इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स जब आप इसको अटेम्प्ट करें तो ज़रूर एक एक लाइन में मैंने बिल्कुल शॉर्ट में ये स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं स्टेप्स के साथ, खाली खुद ही बस इक्वेशंस हल करते नहीं जाना, ठीक है। ऊपर स्टेटमेंट एक लाइन में लिखी होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल द एटम्स इन द इक्वेशन। तो सबसे पहले मैग्नीज ऑक्साइड से स्टार्ट करते हैं। एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है -2 होता है, ठीक है। 2 का हो जाएगा -4, 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा -4, ठीक है। और मैग्नीज को ऑटोमेटिकली हमें क्या करना पड़ेगा कि एज अ होल ये सारा का सारा MnO2 न्यूट्रल हो जाए, तो मैग्नीज को हमें +4 असाइन करना है, ठीक है। एक हाइड्रोजन का +1 होता है और एक क्लोरीन का -1, ठीक है। ओवरऑल न्यूट्रल हो जाएगा। एक क्लोरीन जो है उसका -1 होता है क्योंकि वो 7th ग्रुप में है, ठीक है। और 2 का -2 हो जाएगा। तो उसके लिए अब हमें ओवरऑल बैलेंस करने के लिए मैग्नीज को जो है वो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करनी है, +2, ठीक है। ऑक्सीजन में तो वाटर में हाइड्रोजन +1 एक के लिए, 2 के लिए +2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन ऑलरेडी -2 ही होता है और क्लोरीन फ्री स्टेट में है तो इसलिए उसको हम 0 असाइन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपने देखना है कि किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज हो रही है। एक तो मैग्नीज की चेंज हो रही है, ठीक है। दूसरा क्लोरीन की चेंज हो रही है। मैग्नीज जो है वो +4 से +2 में जा रहा है, ठीक है। और क्लोरीन यहाँ पर एक है जो -1 में है, लेकिन हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये -1 से -1 में भी जा रहा है और -1 से 0 में भी जा रहा है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमने लिख दिया कि मैग्नीज जो है वो जा रहा है +4 से +2 में, क्लोरीन -1 से 0 में भी जा रहा है और -1 से -1 में भी जा रहा है, ठीक है। सो राइट HCl ट्वाइस ऑन लेफ्ट हैंड साइड, यानी रिएक्टेंट वाली साइड पे हमें HCl को 2 दफ़ा लिखना पड़ेगा ताकि एक वो वाला HCl हो जाए जो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं कर रहा और एक वो होगा जो चेंज कर रहा होगा, ठीक है। तो अब हम थर्ड में, ये थर्ड स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसमें अक्सर मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। ड्रॉ अ ब्रिज बिटवीन द सेम एटम्स हुज ऑक्सीडेशन नंबर हैव चेंज एंड ऑल्सो राइट द इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, पूरी इक्वेशन लिखी, सिर्फ जो उस पर ब्रिज ड्रॉ करना है और ऑक्सीडेशन स्टेट्स डालनी है जिनमें चेंज आ रहा है। जैसे कि मैग्नीज +4 से +2 में जा रहा है, यहाँ पे ब्रिज ड्रॉ कर दें और ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर अब एक क्लोरीन जो है वो -1 से जो 0 में जा रहा है, ठीक है, उस पर ब्रिज ड्रॉ कर दें। अब इस वाले को नहीं आपने कुछ भी करना, ठीक है। ये जो है वो चेंज नहीं कर रहा, इसलिए इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब ये है कि यहाँ पर ये बात समझने की है कि आपने सिर्फ रिएक्टेंट वाली साइड पे देखना होता है। रिएक्टेंट वाली साइड पे देखना होता है कि आपका जो एटम है, ठीक है, जैसे ये क्लोरीन, ये कितने हैं यहाँ पर प्रेजेंट है, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, कितने हैं, और वो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करके 0 में जाएंगे, ठीक है। आगे आपने इस नंबर को नहीं बैलेंस करना अभी, ठीक है, अभी इसको कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपने देखना है कि -1 से उसको 0 में जाने के लिए 1 है यहाँ पर, ठीक है, एक क्लोरीन है, -1 से 0 में जाने के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, ठीक है। तो आप सिंपल लिख देंगे -1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान करना है कि अभी ही से ही आपने ये एटम्स जो है नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं करने लग जाने। सिंपल देखना है कि यहाँ पर आपके पास कितने हैं। अगर यहाँ पर मैं कहती हूँ कि यहाँ पर Cl3 होता, ठीक है, तो आप कहते हैं कि यहाँ पे 3 क्लोरीन्स हैं, ठीक है, और इट मीन्स कि यहाँ पर क्या होगा, 3 के साथ ये -3 हो जाएगा ना, ठीक है, ऐसे। तो ये -3 में 0 में जाने के लिए अब वो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक है। एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2 जो है वो 2 करेंगे, 3 करेंगे, तो आपने -1 को 3 से मल्टीप्लाई भी करना था, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 1 है तो इसलिए हमने सिंपल 1 कर दिया है। अब आपका जो है वो इक्वलाइज इलेक्ट्रॉन एंड लॉस एंड गेन यहाँ पर स्टेप होगा 4th में, इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड
गेन। अब जो पिछला काम किया हुआ था वो जल्दी से दोबारा से कॉपी पेस्ट आपने कर लेना, पूरी क्वेश्चन और ब्रिजेस लगा लेने हैं जल्दी से। अब क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन करने के लिए, बराबर करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, 1 लॉस हो रहा है, तो 1 वाली साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लॉस भी 2 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल हो जाएगा। अब क्या करना है, अब आपने देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स तो लॉस बराबर कर लिया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस बराबर कर लिया है। अब इस ये जो ब्रिज है, ब्रिज के जो टेल है, टेल से लेकर हेड तक जो एटम्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो अभी तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए। अब यहाँ पे तो एक क्लोरीन है तो इसको आपने यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई करना है, इधर से ऑलरेडी 2 ही हैं तो वो आपके पास जो है वो ऑलरेडी बैलेंस है। आपने सिर्फ HCl रिएक्टेंट वाली साइड पे 2 लगा देना है, ठीक है, ये यहाँ पर आपने काम करना है। नेक्स्ट है लास्ट स्टेप, बैलेंस द रेस्ट ऑफ द इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। ऑलरेडी यहाँ तक बैलेंस हुई थी, ठीक है, एक जगह पे 2 लगा हुआ था। अब हमने देखना, देखें मैग्नीज इक्वल है, क्लोरीन को देखें इक्वल है या नहीं। क्लोरीन आपके पास यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 हैं, 4 हो गए हैं, यहाँ पे 2 हो गए हैं और यहाँ पे 1 है, यानी 3 है। तो इट मीन्स कि आप यहाँ पर अगर 2 लगा दें तो ये आपके पास क्लोरीन भी बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, बाकी मैग्नीज भी बैलेंस है। हाइड्रोजन भी जो है वो अभी बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, ठीक है। अभी ये 2 और 2 4 हो गए हाइड्रोजन, और यहाँ पर अगर आप 2 लगा दें तो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंस्पेक्शन मेथड में चेक करना पड़ता है और फिर कोएफिशिएंट्स लगाने पड़ते हैं, तो उससे वो इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाती है। तो इस तरीके से आपने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मेथड है जिस तरीके से आपने पेपर्स में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। प्रॉपर देखें, आपको नज़र आ रहा है कि सब स्टेप्स के साथ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं और प्रॉपरली 3rd नंबर और 4th नंबर पे ब्रिज जो है वो ड्रॉ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड आउट द सेल पोटेंशियल फॉर द निकल मैग्नीशियम सेल, द वैल्यूज ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल्स फॉर द हाफ रिएक्शंस आर गिवन, ठीक है। यानी इन्होंने बता दिया कि हमें रिडक्शन पोटेंशियल्स दोनों की दी हुई हैं। तो ये आपकी बुक की एग्जांपल जो है वो डायरेक्टली पूछी हुई है, ठीक है। ऑलरेडी ये वाले क्वेश्चंस पीछे रिपीट तो हुए हैं बहुत ज़्यादा जगह, लेकिन सेम यही क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ एज इट इज़, ठीक है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। यानी ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ई नॉट ऑफ द सेल फाइंड आउट करना है, ठीक है। और निकल जो है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल दी हुई है और मैग्नीशियम की रिडक्शन पोटेंशियल दी हुई है, ठीक है। दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल्स लिख लेंगे। अब जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, बिगर वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम ये यहाँ पे 0 शो करें तो यहाँ पर -0.25 इधर होगा और -2.38 इधर होगा, मतलब -2.38 इज़ अ स्मॉलर वैल्यू, ठीक है। तो जो बिगर वैल्यू है, लार्जर वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल्स की, वहाँ पे रिडक्शन विल अकर, और जो स्मॉलर वैल्यू है उस पर हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन विल अकर, ठीक हो गया। तो जब हमने ये लिख लिया है तो अब हमने रिएक्शन की इक्वेशन लिखनी है। अब इक्वेशन लिखने के लिए हमने क्या करना है, तो हमारे पास तो इक्वेशंस दोनों रिडक्शन वाली फॉर्म में लिखी हुई हैं, लेकिन जहाँ पर अब हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी उस इक्वेशन को हम रिवर्स कर देंगे। तो हम लिखेंगे रिवर्स द सेकेंड इक्वेशन एंड ऐड इन द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इनकी जो है वो नंबरिंग भी करनी है, ठीक है, ताकि जब हम इसको बता सकें कि कौन सी इक्वेशन रिवर्स हो रही है तो वो नंबरिंग डली होनी चाहिए। रिवर्स द इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, एंड ऐड इन द इक्वेशन नंबर 1। ये हमने 2 को रिवर्स कर दिया, ठीक है, और 1 में ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में कट ऑफ हो जाएंगे और हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, और ये हमारे पास जो है वो फिजिबल रिएक्शन है, ठीक है। अब हम ई नोड ऑफ द सेल फाइंड आउट करते हैं। ई नोड ऑफ द सेल फाइंड आउट करने के लिए हमें सिंपल एनोड एंड कैथोड का पता होना चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पे जो है वो रिडक्शन हो रही है वो कैथोड एक्ट करेगा, मींस कि निकल कैथोड एक्ट करेगा, ठीक है। कैथोड माइनस एनोड वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन है। जब दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन हो तो कैथोड माइनस एनोड वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। कैथोड माइनस एनोड मतलब निकल माइनस मैग्नीशियम, और निकल का -0.25 था और मैग्नीशियम का -2.38। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हमारे पास पॉजिटिव में आंसर आ रहा है 2.13 वोल्ट्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे, एनोड टू कैथोड मूव करते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम टू निकल इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने क्वेश्चन 9 डिस्कस कर लिए। लास्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट हीट ऑफ द रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। यानी ये आप एंथैल्पी फाइंड आउट कर रहे हैं।
सल्फर प्लस ऑक्सीजन गोज टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो अब आपने एंथैल्पी फाइंड आउट करने के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत से पास्ट पेपर्स में और आप ऑलरेडी उसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आ सकता है पेपर में, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो उसके लिए आपने इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ऑलरेडी आपकी प्रैक्टिस है भी, और ये देखें अगेन हम इस स्लाइड चेंज वाले रिएक्शन को भी कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपने क्या करना होता है, आपने जो आपको इक्वेशंस दी होती है ना, आपने उनको लिखना होता है, ठीक है। आप सबसे पहले लिखेंगे, ये देखें ये आपको ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं, ये पूरा का पूरा डाटा वहाँ पर दिया होता है, ठीक है। अब हम इसको इक्वेशन नंबर यानी गिवन और रिक्वायर्ड करके इनको दोबारा लिखेंगे, ठीक है। अब हम गिवन डाटा लिखेंगे, ये पहली इक्वेशन हमने गिवन डाटा की लिख ली, ये दूसरी इक्वेशन हमने गिवन डाटा की लिख ली, और इक्वेशंस को हमने नाम दे दिया, ठीक है, और रिक्वायर्ड इक्वेशन नीचे लिख ली जिसका हमें एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर रुक के आपने जो है वो देखना है कि अब आपने कौन से एक्शंस परफॉर्म करने हैं, ठीक है। देखें सल्फर आपको चाहिए रिएक्टेंट्स में, गिवन डाटा में भी रिएक्टेंट्स में ही है, ठीक हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड आपको चाहिए प्रोडक्ट्स में, लेकिन यहाँ पर तो ये प्रेजेंट है रिएक्टेंट्स में। तो अब आपको एक बात का पता चल गया कि आपने सेकंड इक्वेशन को रिवर्स करना है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपको तो 1 मोल चाहिए, लेकिन यहाँ पर रिक्वायर्ड जो गिवन डाटा है उसमें तो 2 मोल्स हैं, तो इसका मतलब है कि आपको 2 नहीं चाहिए, ज़्यादा मोल्स हैं। तो मतलब अगर आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, यानी इस इक्वेशन के मोल्स को भी डिवाइड कर दें 2 से, इसको भी 2 से डिवाइड कर दें, इसको भी 2 से डिवाइड कर दें, इस वैल्यू को भी 2 से डिवाइड कर दें, तो आपके पास जो है वो 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड के लिए इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो यानी आपने यहाँ से क्या डिसाइड किया कि हमने इक्वेशन नंबर 2 को रिवर्स भी करना है और पूरी इक्वेशन को जो है वो 2 से डिवाइड भी करना है, ठीक है। जब इक्वेशन रिवर्स होगी तो ऑब्वियसली बात है जो एनर्जी है उसका जो साइन है वो भी रिवर्स होगा, ठीक है। तो अब आपने रिवर्स करके डिवाइड करके जो फाइनल चीज़ है ना वो लिखनी है, ठीक है। पहले आप लिख लें डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 by 2 and reverse equation number 2 also reverse the sign of the energy, then add the resulting equations, यानी कौन कौन सी अब होंगी, पहली इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन, ठीक है। पहली इक्वेशन तो आप उसी तरीके से लिख लें। अब जो थर्ड इक्वेशन बन चुकी है ना डिवाइड होने के बाद, आपने फाइनल वो लिखनी है, ये नहीं हो कि आप लिखें और उसके बाद उसको काट रहे हो, ऐसे नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर आपने उसको डिवाइड करके जो आंसर आया वो कर रहे हैं, ठीक है। 2 by 2 से ये कट गया, ठीक है, 2 by 2 से ये कट गया, ठीक है। अच्छा, 1 मोल था इसका तो ये हाफ हो गया, और ये भी जो इक्वेशन की एनर्जी की वैल्यू थी ये भी हाफ हो गई है, ठीक है, और साइन भी प्लस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब आप इसको ऐड कर लें, देखें SO3 दोनों तरफ से कट जाएगा। अब जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन ये देखें एक साइड पे है 3 by 2 ऑक्सीजन और दूसरी तरफ है 1 by 2, ठीक है। 3 by 2 में से 1 by 2 आप निकाल दें, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 3 - 1 मतलब 2 by 2 = 1, यानी अगर 3 by 2 मोल्स में से 1 by 2 मोल्स निकाल दें तो हाफ मोल्स रिएक्टेंट्स वाली 1 मोल रिएक्टेंट वाली साइड पे बच जाएगा, ठीक है। तो ये देखें ये कटिंग हो रही है और उसके बाद 1 मोल ऑक्सीजन का यहाँ पर बच जाएगा, तो उसको हम लिख देंगे सल्फर प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गोज टू फॉर्म SO2, ठीक है। अच्छा, तो ये आप एनर्जी को भी ऐड कर लें, आपके पास -296.1 किलो जूल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल ही सा था। तो यहाँ तक हमने सेक्शन सी को डिटेल से डिस्कस कर लिया है, कुछ ही क्वेश्चन से जो कि बल्कि ज़्यादातर नए तो 1-2 ही शायद क्वेश्चन होंगे, बाकी स्लाइड चेंज के साथ न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, तो इनको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।